हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो क्या होता है साइटोप्लाज्म, आइए देखते हैं। सपोज़ ये एक सेल है और ये बाहर इसके प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस को इंक्लोज करके रखता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये कंपोजिशन है इसका, ये कंपोजिशन है आपके साइटोप्लाज्म का। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज नथिंग बट दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि किसी न किसी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, है ना, और वे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा दो टाइप के, है ना। या तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होंगे या फिर ये डबल मेम्ब्रेन होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन होंगे तो सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन चले आते हैं, ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में डील कर चुका हूँ। इसमें आपका चला आता है गोल्गी बॉडीज़, है ना, गोल्गी बॉडी चला आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला आएगा, है ना, और लाइसोसोम चला आएगा। डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में डील कर चुका हूँ, है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सारे के सारे मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये तो बात थी सेल ऑर्गेनेली की। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं, ये भी आप जानते हो, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। इवन न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, प्रोकैरियोटिक में नेकेड डीएनए होता है, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको मोर और लेस पता हैं। ठीक है। तो आई होप कि साइटोप्लाज्म का आपका फंडा क्लियर हो गया है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या मेन कंपोनेंट है, वाटर है, सॉल्ट है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन इंक्लोज करके रखता है साइटोप्लाज्म को, है ना। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। सेल ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं और डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्गी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम्स, है ना, और डबल मेम्ब्रेन में आपकी न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। राइबोसोम और सेंट्रियोल आपकी हो जाएंगी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन लेके चलेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनेली को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग 3 ऑर्गेनेली को मिला करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है। दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम। ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनेली को मिला करके हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं, साथ में बनाते हैं फिगर वगैरह, है ना। तो लेट अस सी। सपोज ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस आपको पता है
कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गया, इसमें न्यूक्लियर पोर बन गए, है ना, और ये आपका न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी बना लिए, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूटी में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो आइए हम लोग बना लेते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आप भी हमारे साथ में फिगर बनाते रहिए ताकि आपको फिगर बनाने में आसानी हो जाए और आप भी सीख जाओगे कि कैसे फिगर बनाना है, ठीक है, और इजीली आप भी बना पाओगे फिर। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बेटा फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। कैसा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके इसके सरफेस पे स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, राइबोसोम्स कहते हैं। तो थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं पहले, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये आपके दीज आर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, दे आर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज योर न्यूक्लियस, और ये आपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला हमने, क्योंकि जब हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करते हैं तो ये हमें रफ अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो कोई भी इसका फंक्शन बता देगा, इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन की सिंथेसिस करना, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, दे प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा सेकंड रोल इसका होता है प्रोटीन ट्रैफिकिंग का। अब सिंथेसिस का तो आपको पता है क्या है, राइबोसोम अटैच है तो सिंथेसाइज कर दे रहा है प्रोटीन को, लेकिन प्रोटीन ट्रैफिकिंग को समझिएगा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, राइट। तो दूसरा फंक्शन जो है प्रोटीन ट्रैफिकिंग का, वो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि क्रोमोसोम के पास में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे बात की थी कि सपोज़ जैसे मान लीजिए पैंक्रियाज का सेल है, तो पैंक्रियाज के सेल को पता है कि उसे इंसुलिन हार्मोन सिक्रिएट करना है ताकि इंसुलिन हार्मोन क्या कर सके, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सके बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे इंसुलिन का डीएनए प्रेजेंट होगा पैंक्रियाटिक सेल में, तभी तो वो जा कर के इंसुलिन हार्मोन को बना पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि क्रोमोसोम के पास में डीएनए है और ये डीएनए क्या करेगा, ये पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा, है ना, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, फिर ये आरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू, है ना, ये आपका न्यूक्लियर पोर है, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये आरएनए बाहर आएगा और ये क्या करेगा, ये जो राइबोसोम्स आप देख रहे हो ना, डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम्स आप देख रहे हो, ये राइबोसोम्स पे आकर के ये आरएनए बाइंड हो जाएगा। राइबोसोम्स पर आरएनए बाइंडिंग साइट होती है और आरएनए बाइंड वहाँ पे
राइबोसोम पे कर जाता है, फिर राइबोसोम आगे चल करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस में, और आरएनए बाहर निकल के आया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं इन पे अटैच हो गया और राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस कर डाली। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन यहाँ बन गया है ना, इस प्रोटीन को आगे मूव कराएगा, है ना। सपोज दैट मैं यहाँ पे सपोज दैट ये आरएनए यहाँ पे आया और आरएनए यहाँ पे अटैच हो गया। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, सपोज ये राइबोसोम है ना, और इस राइबोसोम पे आरएनए बाइंडिंग साइट है और ये रहा आरएनए जो कि राइबोसोम से अटैच है, और ये क्या करेगा? ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आरएनए तो प्रेजेंट है नहीं, यहाँ पे तो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो क्या करेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब इस प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करेगा, इस प्रोटीन को आगे माइग्रेट कराएगा, मूव कराएगा, क्योंकि प्रोटीन का बनना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन का जहाँ पे फंक्शन है उस जगह पे उस प्रोटीन को पहुँचना चाहिए। जैसे बॉडी में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है तो इंसुलिन को सिक्रीट होना पड़ेगा, बॉडी के हर एक सेल तक इंसुलिन पहुंचाना पड़ेगा, पैंक्रियाटिक सेल्स को। ऐसे ही स्टमक में हमारे पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो हम भोजन करते हैं जिसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन ज़रूरी है। तो जब तक स्टमक सेल्स पेप्सिन एंजाइम को सिक्रेट नहीं करेंगे तो पेप्सिन एंजाइम वो बनाता रहे, क्या करना है, लेकिन जब तक वो सिक्रेट नहीं करेगा प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर है कि अब ये प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो फंक्शन हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, प्रोटीन सिंथेसिस करना और प्रोटीन ट्रैफिकिंग करना। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में स्टार्ट होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, है ना, जो कि फिगर में आप देख पा रहे हो, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। और कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये आपके कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गए और इनको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको स्मूथ क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे लैक राइबोसोम, इनके सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए ये स्मूथ अपीयर हो रहे हैं। स्मूथ अपीयरेंस इसीलिए है क्योंकि राइबोसोम है नहीं। राइबोसोम है नहीं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। क्या है यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करना। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस का इसका फंक्शन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक, दूसरी बात, जब आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन तो उसमें मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो वो जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में जाके अरेंज हो रही है वो लिपिड कहाँ बन रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है। इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन और है, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक और फंक्शन होता है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। मान लीजिए कि किसी ड्रग का ओवरडोज हो गया है ना, या फिर किसी पॉइजन का ओवरडोज हो गया है, तो उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वर्क को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे, मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर क्या प्रेजेंट है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। लिपिड सिंथेसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, है ना, स्टेरॉइड की सिंथेसिस, ये सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। रफ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम वहाँ पे अब्सेंट है। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडी। तो चलिए गोल्गी बॉडी बनाते हैं हम लोग। तो ये गोल्गी बॉडीज़ का कैसा अरेंजमेंट होता है? गोल्गी बॉडीज़ आर
मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कैसे होते हैं स्ट्रक्चर? दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बन गया हमारा गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडी को सबसे पहले किन्होंने डिस्क्राइब किया था? गोल्गी बॉडीज़ को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको बोल देते हैं हम लोग सिस्टर्न्स, ठीक है। आसपास में है ना, सिस्टर हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स इज प्लूरल। अगर हम एक को देख के बात करेंगे तो बोलेंगे सिस्टरने, सिंगुलर इज सिस्टरने एंड सिस्टर्न्स इज प्लूरल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट दे आर सिक्रेटरी वेसाइकल्स, है ना, सिक्रेटरी वेसाइकल्स। और जो प्रोटीन यहाँ पे राइबोसोम पे बन गई है, ठीक है, वो प्रोटीन क्या करेगी? वो प्रोटीन आगे मूव करेगी उन प्रोटीन को। ये जो वेसाइकल है इसमें ये प्रोटीन मान लीजिए पैक हो गई, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, प्रोटीन पैक्ड इन वेसाइकल, ठीक है, प्रोटीन पैक्ड इन वेसाइकल, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी के फंक्शन देख लेते हैं। तो गोल्गी बॉडी का पहला फंक्शन होता है प्रोटीन की पैकेजिंग करना, प्रोटीन पैकेजिंग करना। जो प्रोटीन आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज हो करके, राइबोसोम से सिंथेसाइज हो करके जो प्रोटीन आगे मूव कर रही है, उस प्रोटीन को ये पैक कर देता है सिक्रेटरी वेसाइकल्स में। सिक्रेटरी वेसाइकल्स में पैक करने के बाद में ये प्रोटीन इसी फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेन पे, है ना, फुदक के मूव करते करते ये कहाँ पहुँचती है? ये वेसाइकल में पैक रहती है और ये प्रोटीन यहाँ पे पैक्ड है, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं अब सिक्रेटरी वेसाइकल, क्योंकि इस वेसाइकल को अब यहाँ से सेल से बाहर जाना है, ठीक है। सपोज मान लो ये पैंक्रियाटिक सेल हम लोग देख रहे हैं, तो अब मान लो इंसुलिन हार्मोन बन गई, तो इंसुलिन हार्मोन को पैक हो करके अब इसको बाहर सिक्रीट होना होगा, है ना। या फिर मान लो पेप्सिन एंजाइम है, तो इसको अब बाहर सिक्रीट होना होगा स्टमक सेल से, राइट। तो प्रोटीन पैकेजिंग ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है प्रोटीन सॉर्टिंग करना। सेकेंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज प्रोटीन सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है, प्रोटीन को सेल के अंदर रहना है कि प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन में जा कर के फिट हो जाना है, कि या प्रोटीन को हमें सिक्रीट करना है, या मान लीजिए कोई बहुत ही ख़राब प्रोटीन बन गई है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको डिग्रेड भी करना है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन बनी है उस प्रोटीन का क्या फेट है। तो पहला फेट हो सकता है प्रोटीन का कि ये हमारी सिक्रेटरी प्रोटीन हो, है ना, सिक्रेटरी प्रोटीन हो सकती है, उसको हमें सेल से बाहर सिक्रेट आउट करना है। दूसरा क्या हो सकता है, वो प्रोटीन फॉल्टी प्रोटीन हो सकती है या फिर हार्मफुल प्रोटीन हो सकती है हमारी बॉडी के लिए, सही से प्रोटीन नहीं बनी, कोई म्यूटेशन हो गया डीएनए के लेवल पे जिससे प्रोटीन अच्छी नहीं बनी, ख़राब प्रोटीन बन गई, तो उसको लाइसोसोम में भेजना पड़ेगा ताकि उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना। तीसरा, क्या पता वो प्रोटीन कैसी हो, वो प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, तो अगर वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उस प्रोटीन को कहाँ पे जाना पड़ेगा, उस प्रोटीन को जा कर के उसी सेल के सेल मेम्ब्रेन में जा कर के फिट होना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, क्या पता वो प्रोटीन उसी सेल में काम की हो, तो वो प्रोटीन विद इन द सेल रह जाएगी। तो ये वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दिस इज़ कॉल्ड प्रोटीन सॉर्टिंग। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा गोल्गी बॉडी आपकी, है ना। तो अब हम सपोज करते हैं, मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, और मान लीजिए ये कोई ऐसी प्रोटीन है जिसको सेल से बाहर सिक्रीट होना है, तो क्या होगा, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपका सिक्रेटरी वेसाइकल में पैक होगा, और ये सिक्रेटरी वेसाइकल क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो करके, है ना, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो करके, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा दिया, और ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके, है ना, प्रोटीन क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो गई, है ना,
सेल से बाहर चली गई ये प्रोटीन, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स। गोल्गी बॉडी के जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स थे, है ना, इन्हीं का मॉडिफिकेशन है लाइसोसोम्स। देखते हैं लाइसोसोम्स बेटा, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैपेबल होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, है ना। दे कैन ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये फंक्शन होता है किसका, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के बहुत सारे फंक्शन है, आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये जो प्रोटीन सॉर्टिंग का मैंने बनाया है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं लाइसोसोम के, है ना। पहला फंक्शन हो सकता है कि इट विल डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल। कोई फॉरेन मटेरियल सेल में पहुँच गया है तो ये फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। दूसरा फंक्शन हो जाएगा जो रिटायर्ड सेल ऑर्गेनेली हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेली जो अब ओल्ड हो गई हैं, हमारे सेल के लिए काम की नहीं हैं, उन रिटायर्ड सेल ऑर्गेनेली को ये किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। उनको अपने अंदर पैक करके फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया या उसके एंटीजेंस, बैक्टीरियल एंटीजेंस को भी ये आइडेंटिफाई करके डिग्रेड करने की पावर रखता है। इसके अलावा ये भी लास्ट ये है कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर सेल अपना मेटाबॉलिज्म करना भूल गया है, या कोई ऐसा सेल है जिसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या करेगा उस केस में, ये पूरे के पूरे सेल को ही डिग्रेड कर देगा। सेल डिग्रेडेशन, पूरे कंप्लीट सेल को डिग्रेड कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बात समझ में आई। तो ये रहा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम था, है ना, प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। तो एक बार हम लोग पूरा ओवरव्यू लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर, है ना। क्या हो रहा है देखिएगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर पोर था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, है ना। क्रोमोसोम किससे बन के मिलता है, डीएनए। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से क्लोज एसोसिएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। वो कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज एसोसिएशन में है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन ट्रैफिकिंग करना, क्योंकि एक बार प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई ईआर पे तो अब उस प्रोटीन को आगे मूव करना है, उसको ट्रैफिक प्रोवाइड करना है, उसको रास्ता देना है कि ताकि वो प्रोटीन आगे जा करके अपने एक्चुअल पोजीशन पे जा करके अपना फंक्शन को परफॉर्म करे। तो ये 2 फंक्शन हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रैफिकिंग, किसके, एंडोप्लाज्मिक के। स्मूथ ईआर के फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपकी लिपिड बायोसिंथेसिस। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, है ना, छूट गया है। स्मूथ ईआर के फंक्शन क्या हो जाएंगे, लिपिड बायोसिंथेसिस। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर देखो ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का। और ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, है ना, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ईआर के क्लोज एसोसिएशन में ही गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, ताकि प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन यहाँ से आगे मूव करे, उसको ज़्यादा रास्ता ना तय करना पड़े, तुरंत ही वो गोल्गी के अट्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। और गोल्गी बॉडी का काम क्या है, ये प्रोटीन को पैक करेगा और इसको अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। जो इस प्रोटीन का फाइनल डेस्टिनेशन है, उस प्रोटीन को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करेगा। तो फंक्शन क्या हो गया गोल्गी बॉडी का, प्रोटीन पैकेजिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। इसके बाद में सिक्रेटरी वेसाइकल के फॉर्म में प्रोटीन को पैक करके, है ना, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये प्रोटीन को सिक्रेट आउट करा देती है, कौन, गोल्गी बॉडीज।
अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज नथिंग बट इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, है ना। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेली है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फील्ड हैं। फंक्शन क्या है कि ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है ना, इन सबको ये डिग्रेडेशन कर सकते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि कोई रिटायर्ड सेल ऑर्गेनेली है, कोई फॉरेन मटेरियल या कोई बैक्टीरियल पैथोजन आ गया है हमारी बॉडी में मिस्टेक से, तो ये उसको डिग्रेड कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल मेटाबॉलिज्म ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय होने पे ये पूरे सेल को डिग्रेड कर देते हैं। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को कभी कभी सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये था गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम का लेक्चर। आगे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियोस में। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।